नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। भारत के जिगरी दोस्त ने एर्दोगन को दिया 440 वोल्ट का झटका। तुर्की की जानी दुश्मन को बेचेगा जहाजों को डुबोने वाली मिसाइलें। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ शिया देश की वार्ता के बीच डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान पर हमले की खुली धमकी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह की आजाद कश्मीर बलूचिस्तान पर पेनी नजर। बांग्लादेश का बड़ा फैसला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की मोदी सरकार ने कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है। ट्रांसशिपमेंट सुविधा के जरिए बांग्लादेश भारत के रास्ते मिडिल ईस्ट, यूरोप, नेपाल और भूटान जैसे देशों के साथ कारोबार करता था। ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब बांग्लादेशी सामान इन देशों में काफी महंगे हो जाएंगे, जिससे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगेगा। हालांकि भारत ने इस कदम के पीछे अपने एयरपोर्ट्स और एयरवेज पर आया काफी प्रेशर बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत के इस कदम के पीछे मोहम्मद यूनुस का वो बयान है जिसे उन्होंने चीन की राजधानी बीजिंग में दिया था। मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक बताते हुए बांग्लादेश को गार्जियन ऑफ सी यानी समुद्र का संरक्षक बताया था। हालांकि बिम्स्टेक के दौरान बांग्लादेश के आग्रह पर मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन ये मुलाकात कितना सफल रहा इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया गया। हाँ, इस दौरान भारत ने बांग्लादेश को बेतुकी बयानबाजी से बचने की सलाह दी, जबकि मोहम्मद यूनुस ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग की। इन सब के बीच दिल्ली में काम कर चुके पाकिस्तान के पूर्व उच्चायोग ने भारत की बांग्लादेश स्ट्रेटेजी को लेकर कई बातें कही है। अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत के इस फैसले के पीछे उसका गुस्सा है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मोहम्मद यूनुस ने पूर्वोत्तर भारत के लैंडलॉक कहा था और भारत ने इसके जवाब में प्रतिक्रिया दी है। अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत के ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस लेने के पीछे जो दलील दी है उसमें कहा है कि हमारे पोर्ट्स काफी व्यस्त हैं और उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि बांग्लादेशी सामानों को भी जगह दी जाए। शेख हसीना के शासनकाल के दौरान बांग्लादेशी सामान भारतीय बंदरगाह से जाते थे। उस वक्त सारी चीजें खुशी खुशी हो रही थी। उन्होंने कहा कि इसका असर क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन ये भारत का माइंडसेट बताता है। बांग्लादेश के भले ज्यादा असर ना पड़े, लेकिन उसके लिए नेपाल, भूटान या म्यांमार से कारोबार काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि लेकिन इसका असर नेपाल, भूटान और म्यांमार पे भी पड़ेगा और इन देशों को भारत से विरोध करना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह और भारत के प्लान के बारे में बताते हुए अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत ने एक साल में मकबूजा कश्मीर, भारतीय कश्मीर के 80,000 से ज्यादा लोगों को नागरिकता दी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से भारी संख्या में लोगों को कश्मीर में बसाया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि 2021 में सिर्फ 150 लोगों को नागरिकता दी गई थी, लेकिन 2022 में ये आंकड़ा कम होकर 122 हो गया। लेकिन 2023-2024 में ये तादाद अचानक तेजी से बढ़ी। ये हमारे लिए काफी मायने रखता है, ये कश्मीरियों के लिए काफी मायने रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कश्मीर के स्टेटस को बदलने की कोशिश हो रही है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि पिछले दिन कश्मीर आए अमित शाह ने कहा था कि बलूचिस्तान में भारत का कोई रोल नहीं है। ये काफी अजीब है, क्योंकि अगर किसी का कोई हाथ रहता है तो वे ऐसे ही कबूल कर लेता। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि ईरान और परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। ट्रंप ने तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से बचने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान अपनी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे अमेरिका के सैन्य हमले का सामना करना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु वार्ता की धीमी रफ्तार पर कहा है कि तेहरान जानबूझकर अमेरिका के साथ परमाणु समझौते में देरी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी ऐसे समय में आई जब ईरान और अमेरिका के अधिकारियों ने बीते हफ्ते ही ओमान में मुलाकात की। इस बैठक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने बातचीत को सकारात्मक कहा है। दोनों पक्षों ने दूसरी
दूसरी बैठक आगामी शनिवार को करना तय किया है। इस बीच ट्रंप अपना आक्रामक रवैया भी दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने का विचार छोड़ना होगा। ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जल्दी ही कोई समझौता नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका के पास तेहरान के परमाणु ठिकानों पर सैन्य हमले का विकल्प है। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने के काफी करीब जा रहा है। उन्हें इसको रोकना होगा या फिर कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान हमसे बात करना चाहता है, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि कैसे आगे बढ़ना है। हमारी उनसे शनिवार को मीटिंग हुई थी, अब फिर शनिवार को मीटिंग है। यह बहुत लंबा समय है। मुझे लगता है कि वे हमें टाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया दिनों में कई बार कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को किसी भी सूरत में रोका जाएगा। उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर सैन्य कार्रवाई को संभव कहा है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई करेंगे। इजराइल निश्चित रूप से इसमें शामिल होगा और इसका नेतृत्व करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की चिट्ठी लिखने के बाद दोनों देशों में परमाणु वार्ता भी शुरू हो गई। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम पर पहली औपचारिक बातचीत बीते हफ्ता शनिवार को ओमान में हुई है। अब दोनों पक्ष 19 अप्रैल को अगली बैठक करने पर राजी हुए हैं। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक और प्रतिबंधों को हटाने पर चर्चा होगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दोस्त फ्रांस ने एर्दोगन को झटका देते हुए तुर्की के दुश्मन के साथ बहुत बड़ा समझौता किया है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस ने फ्रांस से 16 एंटी-शिप मिसाइलें खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। ये एक बहुत बड़ा डिफेंस समझौता है क्योंकि तुर्की और ग्रीस के बीच का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में फ्रांस और ग्रीस के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस सौदे के तहत ग्रीस ने 3 फ्रांसीसी फ्रिगेट और लगभग 24 डसॉल्ट निर्मित राफेल लड़ाकू जेट खरीदने पर सहमति जताई। इसके अलावा ग्रीस ने कहा है कि वह अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के लिए 2036 तक 25 बिलियन यूरो की रक्षा योजना के तहत फ्रांस से चौथे बेलहारा फ्रिगेट और क्रूज मिसाइल खरीदेंगे। ग्रीस ये डिफेंस डील इसलिए कर रहा है ताकि अपने दुश्मन पड़ोसी देशों के खिलाफ वो अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत रख सके। एक्सोसेट मिसाइलें को युद्धपोत को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनकी तैनाती से ग्रीस की नौसेना की मारक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा और वे अपनी समुद्री सीमा का सुरक्षा कर सकेगी। इसके अलावा ग्रीस ने अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी को आक्रामक बनाने के लिए अगले एक दशक में 25 अरब पाउंड खर्च करने का फैसला किया है। इस पैसे में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस कमांड क्षमताओं में जबरदस्त निवेश करेगा। उसका मकसद पारंपरिक हथियार से हटाकर दुश्मनों को गहरा नुकसान करने वाले हथियारों से देश की सेना को लैस करना है। आपको बता दें कि ग्रीस और तुर्की के बीच एजियन सागर में काफी लंबे वक्त से विवाद रहा है। लिहाजा ग्रीस का फ्रांस के साथ किया गया डिफेंस सौदा क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एजियन सागर में ग्रीस के नियंत्रण में दर्जनों छोटे बड़े द्वीप हैं। ये द्वीप तुर्की की सीमा के काफी करीब हैं। तुर्की का विरोध इस बात को लेकर चलता है कि इस द्वीप के जरिए ग्रीस समुद्र में 12 नॉटिकल मील क्षेत्रों में अपना दावा करता है, जबकि तुर्की इसके खिलाफ रहता है। इसके अलावा ग्रीस दावा करता है कि समंदर में उसकी हवाई क्षेत्र 10 नॉटिकल मील तक है, लेकिन तुर्की इसे सिर्फ 6 नॉटिकल मील ही मानता है। इस वजह से दोनों देशों के बीच काफी तनाव रहता है। दोनों देशों के बीच अक्सर आकाश में टकराव की स्थिति बनी रहती है। कई मौके पर तो ऐसा लगा कि दोनों एक युद्ध में भी फंस सकते हैं। इसके अलावा भूमध्य सागर में प्राकृतिक तेल और गैस फील्ड की खोज की है, जिसको लेकर ग्रीस ने इजराइल और साइप्रस के साथ मिलकर समझौते किए हैं, जबकि तुर्की का दावा है कि ये पूरा क्षेत्र उसके इकोनॉमिक जोन का हिस्सा है। लिहाजा ये तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। म्यांमार के बाद बांग्लादेश से उपस्थिति बढ़ाने से परेशानी हो सकती है। ऐसे में इन देशों के संबंध किस तरफ जाते हैं, ये आने वाले समय में देखा जाएगा। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।